दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के जो हमारा आज तक का टॉपिक है वह है भू आकृति विज्ञान के विकास पर निबंध। यानी ये क्वेश्चन बीए पार्ट 1 का है और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि भू आकृति विज्ञान के विकास पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है। यहाँ पर देखिए भू आकृतिक विचारों के जो ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। और जो भू आकृति विज्ञान के तीसरा जो आ सकता है, भू आकृति विज्ञान के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर जो होंगे वो एकदम सेम होंगे। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भू आकृति विज्ञान का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, उसका विचार कहाँ से आया। तो ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसके जो है परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मानव भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद ही अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ है। और जो धरातल का कोई भी स्वरूप प्रारंभ से ऐसा नहीं था जैसा कि वर्तमान समय में है। भू आकृति विज्ञान के विकास में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भू आकृति विज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है कि पूर्व युगों में प्रतिपादित अनेक भवाकृति विचारों में निरंतर विकास एवं समायोजन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सका है। भू आकृति विज्ञान का जो आरंभ है, भू आकृति विज्ञान का आरंभ बिखरे ज्ञान के रूप में यूनानी व रोमन भूगोलवेत्ताओं ने ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व, यानी 500 ईसा वर्ष पूर्व वे उस भौगोलिक तथ्यों का वर्णन करते समय इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि वे भू आकृति विज्ञान के विचारों का प्रतिपादन कर रहे हैं। मतलब उन्हें भी पता नहीं था, वो मतलब इस बात सोच भी नहीं सकते थे कि हम क्या है कि भू आकृति विज्ञान का जो विचार प्रतिपादन कर रहे हैं। तो इस विषय का जो व्यवस्थित अध्ययन 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ होता है। प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक भू आकृति विज्ञान में जो विचारधाराएं आई है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए नीचे देख लेते हैं। जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भू आकृतिक विवरण, तो यहाँ पर देखिए भारत के जो प्राचीन ग्रंथों हैं जैसे वेद, उपनिषद और जो पुराण हैं और बौद्ध ग्रंथ हैं आदि में पृथ्वी पर भूखंडों और जो आकृतियों हैं के सबसे प्राचीन वर्णन मिलते हैं। इन ग्रंथों के इतिहास के अनुसार दो मुख्य युग है। यानी जो ग्रंथ है जैसे वेद, उपनिषद और जो ये पुराण है और बौद्ध ग्रंथों, इन इन सब ग्रंथों के आधार पर जो अथी जो इतिहास है, तो इन ग्रंथों के इतिहास के अनुसार दो मुख्य युग हैं। तो पहला क्या है कि ईसा वर्ष यानी 4000 वर्ष से ईसा पूर्व 4000 वर्ष से 1000 वर्ष पूर्व के ग्रंथों में मुख्य क्या है कि ऋग्वेद है, अथर्ववेद है और फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है और बृहदारण्यक ग्रंथ है और फिर यहाँ पर उपनिषद है और क्या है छांदोग्य उपनिषद है। अब देखिए दूसरा जो युग है वो है ईसा पूर्व 1000 से ईसा की 8वीं शताब्दी तक का युग है। तो इसमें जो मुख्य ग्रंथ है वो आप स्तंभ सूत्र है और आप आश्वलायन सूत्र है और फिर बोधायन सूत्र है और फिर कात्यायन सूत्र है और वाल्मीकि है, रामायण है जो रामायण हुआ और फिर महाभारत है, ये सब ग्रंथ हैं। और फिर बौद्ध जो निकाय है, बौद्ध निकाय है और फिर यहाँ पर देखिए जैन आगम है जैसे जम्बू दीवम पणति मुख्य ग्रंथ हैं। और पुराणों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो कूर्म पुराण, स्कंद पुराण और जो पाणिनि है, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वो, और फिर कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है वो, और भुवन कोश और फिर जो वशिष्ठ सिद्धांत ग्रंथ और कालिदास या जो कालिदास है और फिर भवभूति के ग्रंथों में क्या है कि पर्वत श्रेणियों, पहाड़ियों, नदी और फिर जो नदी घाटियों और फिर हिमानियों और झरनों, झीलों, पठारों, मैदानों और मरुस्थलों के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। इनके साथ साथ वनों, सागर तटों
और फिर द्वीपों आदि के भी जो भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए गए हैं। प्राचीन यूनानी और रोमन भू आकृति वैज्ञानिक के अनुसार, अब यहाँ पर देखिए उन जो प्राचीन यूनान और जो रोमन जो भूगोलवेत्ता थे यानी जो वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक थे, उनके जो विचार है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हेरोडोटस ने अपना विचार दिया, तो यहाँ पर यूनानी विद्वान जो हेरोडोटस ने 485 से 425 ईसा पूर्व यूनान, एशिया माइनर और फिर काला सागर और प्रदेशों की यात्राएं की थी। अपनी इन यात्राओं के दौरान उन्होंने यानी उसने क्या किया कि मिस्र में नील नदी द्वारा लाकर जमा किए जाने वाले जो मलबा है यानी जिसको अवसाद कहते हैं, कि उसकी वार्षिक परतों के परीक्षण किए। यानी हेरोडोटस ने क्या किया कि जितने भी नील नदी द्वारा मिस्र में जमा होता है अवसाद, उन सब का परीक्षण किए। तो नील नदी द्वारा जमा की गई इस बालूगाद मिट्टी का महत्व मानव के लिए भोजन उत्पादन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मिस्र को नील नदी का देन बतलाया। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्र को नील नदी का देन किसने बताया? तो यहाँ पर राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोडोटस ने बताया। तो हेरोडोटस ने, फिर आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं, हेरोडोटस ने पर्वतों में भी अन्वेषण कार्य किए थे और उनका जो मत था कि पर्वत के फटने का कारण भूकंप था, न कि किसी देवता का क्रोध। अब यहाँ पर और आगे देख लेते हैं। उनका मत था कि जो क्या है कि पर्वतों के फटने के कारण भूकंप था, न कि किसी देवता का क्रोध। तो यहाँ पर उन्होंने मिस्र की पहाड़ियों में समुद्री सीपियों जमाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि भूतकाल में किसी समय क्या है कि मिस्र के निचले भागों पर समुद्र का फैलाव था। यानी इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो भूतकाल में, मतलब जो पिछले इतिहास में या कहे तो बीते समय में या भूतकाल में क्या था कि जो मिस्र के निचले भागों पर समुद्र का फैलाव था। और इस घटना के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सागरीय स्तर बदलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप भू आकृतियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो यह एक और यहाँ पर निकल जाएगा क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए कि यह किसका कथन था, या ऑप्शन टाइप का आता है कि यह किसका कथन था। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि सागरीय स्तर बदलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थलाकृतियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो यह किसका कथन है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए अरस्तु हैं, अरस्तु के विचार जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए अरस्तु है, अरस्तु ने 388 से 322 ईसा पूर्व भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इनका मानना था कि भूकंपों एवं ज्वालामुखी विस्फोटों यानी जो वोल्केनिक इरप्शंस के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इनकी मान्यता थी कि पृथ्वी के भीतरी भागों में कुछ छिद्रों द्वारा शुष्क वायु एवं नमी युक्त वायु के आपस में मिल जाने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी इनका मानना था कि जो पृथ्वी के भीतरी भागों में कुछ जो छिद्रों द्वारा जो शुष्क वायु और नमीयुक्त वायु, मतलब गर्म वायु और फिर जो ठंडी वायु आपस में मिल जाने से क्या होता है कि भूकंप की उत्पत्ति होती है, जो है अरस्तु का मानना था। और अन्य वैज्ञानिकों की तरह अरस्तु की भी यह मान्यता थी कि जिन भूभागों पर समुद्र का जल भरा हुआ था वे भूभाग भूतकाल में सूखे थलखंड रह चुके थे और भविष्य में पुनः सूखे थलखंड प्रकट हो सकते हैं। यूनान में चूना पत्थर और जो संगमरमर चट्टानों युक्त भूमि होने से वहाँ भूमिगत नदियों यानी जो अंडरग्राउंड रिवर्स है उसकी संख्या अधिक है। तो यूनान में क्या है कि चूना पत्थर और संगमरमर जो चट्टाने हैं वो युक्त भूमि होने से वहाँ क्या है कि भूमिगत नदियाँ जो है अंडरग्राउंड रिवर्स, उनकी संख्या अधिक है। और यहाँ पर ये भूमिगत नदियाँ क्या है कि चूने एवं चूने युक्त पदार्थ को जल में शीघ्र घोल लेती हैं, जिनसे कास्ट अथलाकृतियों का निर्माण हुआ है। अरस्तु ने भूमिगत नदियों का अध्ययन करके इनके द्वारा किए गए अपरदन एवं जो निक्षेपण कार्यों द्वारा
निक्षेपण कार्यों द्वारा क्या किया कि निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन किए थे। अब यहाँ पर जो अगले भूवैज्ञानिक है वह स्ट्रेबो। तो स्ट्रेबो का विचार जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने 64 ईसा पूर्व से सन 26 ईस्वी तक भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने पृथ्वी के जो आंतरिक शक्तियां हैं, यानी जिसको एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, उनके कारण भूमि में उत्थान यानी जिसको अपलिफ्टमेंट तथा धसाव या अवतलन जिसको सब्सिडेंस कहते हैं, तो उसके उदाहरण का जो ध्यानपूर्वक अवलोकन किया था। इटली के विसुवियस पर्वत की चोटी के आधार को देखकर उन्होंने क्या किया कि यह अनुमान लगा लिया था कि विसुवियस पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा हुआ था। यद्यपि वह पर्वत उसके जीवन काल में कभी क्रियाशील नहीं था। स्ट्रेबो ने नदियों की अपरदन की क्रिया जो है और कॉप यानी जो मिट्टी के जमाव के महत्व को भी समझाया था। उन्होंने बतलाया कि नदियों के डेल्टाओं के आकार उनके उनके प्रवाह प्रदेश की जो प्रकृति के अनुरूप होते हैं। उन नदियों के डेल्टा बहुत बड़े आकार के होते थे, जिनके प्रवाह प्रदेशों के क्या थे विस्तृत जिनके प्रवाह डेल्टाओं के आकार उनके बड़े प्रवाह प्रदेश की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। उन नदियों के डेल्टा जो है बहुत बड़े आकार के होते थे, जिनके प्रवाह प्रदेश विस्तृत होते थे, और नदी के बहाव क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो कोमल होती थी। तो सागर की ओर डेल्टाओं का वृद्धि पर समुद्री लहरों व ज्वार भाटों के प्रभाव का भी उसने यानी स्ट्रेबो ने अवलोकन किया था। तो उनके यानी उसने समुद्री तटों तथा जो तटों से दूर स्थित द्वीपों के मध्य में तलछटी जमाव के कारण धीरे धीरे थलीय संबंधों की स्थापना की जाने के भी वर्णन किए थे। अब अगले जो भूवैज्ञानिक है उनके बारे में विचार जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेनेका ने 20 ईसा पूर्व से सन 65 ईस्वी वर्ष तक सेनेका ने भूकंपों की प्रकृति का आवीक्षण किया था और भू आकृति के रूपांतरण में उनके महत्व को पहचाना था। यद्यपि उसे भूकंपों के कारणों का वास्तविक ज्ञान नहीं था, क्योंकि वह पृथ्वी के क्या थे आंतरिक परतों में पवनों के पारस्परिक संघर्षों को भूकंप का कारण समझता था। यानी जो सेनेका थे वो समझते थे कि जो पृथ्वी के जो आंतरिक जो भूकंप हैं उनका कारण है कि पृथ्वी के जो यहाँ नीचे यानी वायु का संघर्ष, पारस्परिक पवनों का संघर्ष, वह समझते थे कि इसी का कारण है कि भूकंप आता है। तो उसने नदियों के द्वारा उनकी जो घाटियों का अपर्दन और भू आकृतियों के निर्माण का भी वर्णन किया था। उसका मत था कि नदियों के प्रवाह को अस्थायी बनाए रखने के लिए केवल मौसमी जल पर्याप्त नहीं होता। इस प्रकार मतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी जो नदी घाटी के निर्माण के लिए किए जाने वाले संकल्पना का जन्म हो चुका था, परंतु उनकी प्रक्रियाओं के क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हुए थे। भू आकृति विज्ञान के इतिहास की शुरुआत में प्राचीन भूवैज्ञानिकों ने भूकंपों और भूपर्पटी की जो विकृतियों में उत्पत्ति विकास के संबंध की यानी विकास के संबंध को महसूस तो किया, परंतु वे कार्य कारण को उल्टा समझते थे तथा भूकंपों के पटल विरूपण का कारण समझते थे। यानी जो भूकंपों को पटल विरूपण का कारण समझते थे। अब चलिए अगला जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए आगे जो प्रलयवाद यानी कैटास्ट्रोफिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर प्रलयवाद। तो ग्रीक व रोमन भूगोल विविधताओं के बाद भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में जो विचारधाराएं आई उसमें 15वीं 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के विचारकों के मत महत्वपूर्ण है। इस काल के भूवैज्ञानिकों का विश्वास था कि भू आकृतियों का जो निर्माण करने वाली आकस्मिक घटनाओं में जो भूकंप है और ज्वालामुखी प्रलयकारी बाढ़ व तीव्रता पौने यानी जो तीव्र पौने हो सकती है। तो इस विचारधारा को मानने वालों ने यह स्वीकार किया था कि पृथ्वी पर विभिन्न भू आकृतियों की रचना जो है कि विशेष रचना यानी रचना विशेष प्रकार से हुई है या वे जो प्रचंड प्रलयंकारी घटनाओं का परिणाम है। तो आकस्मिक या प्रलयंकारी विचारधारा यानी कैटास्ट्रोफिज्म जिसको कहते हैं वो धीमी गति के क्या है कि घटनाओं को एक रूपतावादी विचारधारा के विपरीत थी। अब आधुनिक भू आकृति विज्ञान का विकास जो है डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न जियोमॉर्फिज्म। तो भू आकृति विज्ञान के व्यवस्थित अध्ययन 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। और आगे देख लेते हैं भू आकृति विज्ञान के विकास पर जो भूवैज्ञानिकों ने मत दिया वो यहाँ पर देख लीजिए। जो पहले वैज्ञानिक है वो एम वी लोमानोसो जो है वो रूस में लोमानोसो ने क्या किया कि पृथ्वी के स्तरों और भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया था। उनका जीवन काल सन 1711 से 1765 ईस्वी तक रहा। तो भूविज्ञान के इतिहास में लोमानोसो ने सर्वप्रथम यह मत व्यक्त किया था कि स्वरूपों का निर्माण पृथ्वी के जो अंतर्जनिक यानी एंडोजेनिक शक्तियों और बहिर्जनिक जो यानी एक्सोजेनिक शक्तियों की जो प्रक्रियाओं से होता है। तो उसकी दिलचस्पी भौगोलिक यात्राओं में थी। जो एम ही लोमानोसो थे उनकी दिलचस्पी जो भौगोलिक यात्राओं में थी। तो उनकी विचारधारा में दो मुख्य बातें थी। तो वो मुख्य बातें जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्य बातें हैं कि वह पृथ्वी पर यानी पहला जो बात है वह पृथ्वी तल पर होने वाले विकास की प्रक्रिया में सर्वव्यापी तत्व यानी जो यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रोसेसेस को स्वीकार करता था। यानी जो लोमानसो थे वो पृथ्वी के तल पर होने वाली विकास की प्रक्रिया में सर्वव्यापी तत्व को स्वीकार करते थे। अब जो दूसरा है विचार वो देखिए वह क्या है कि लोमानसो प्राकृतिक घटनाओं में कार्य और कारण संबंधों यानी जो कैजुअल रिलेशंस की विवेचना पर बल देता था और उसने पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित उच्चावसनीय रूपों के दीर्घकालिक विकास का वर्णन किया था। अब चलते हैं आगे। अब अगला जान लेते हैं। अब देखिए दूसरे जो है वो यहाँ पर दूसरा जो है जेम्स हटन जो कि 1726 से 1797 के बीच में है। तो जेम्स हटन स्कॉटिश भूगोलवेता थे। ये क्या थे? स्कॉटिश भूगोलवेता थे। और उसने क्या किया कि भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जेम्स हटन ने किया। यह सिद्धांत इस जो संकल्पना पर आधारित है कि वर्तमान क्या है कि भूत की कुंजी है। तो यह जो कथन किसने कहा था ये भी एक क्वेश्चन है बनता है कि यह कथन किसने कहा था? तो जेम्स हटन ने कहा था। और फिर अर्थात क्या है कि यानी इन्होंने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है। अर्थात वर्तमान समय के स्थल रूपों और उनके निर्माणक प्रक्रमों के अध्ययन की सहायता से अतीत में हुए परिवर्तनों और प्रक्रमों का अनुमान लगाया जा सकता है। अतीत में पृथ्वी धरातल पर जो परिवर्तन हुए हैं वे वर्तमान समय में होने वाले परिवर्तनों से बिल्कुल भिन्न नहीं थे बल्कि उनके समरूप थे। वे जिन नियमों की सक्रियता के परिणाम हैं वही नियम भूतकाल में भी क्रियाशील रहे हैं। हटन ने बतलाया कि जिन प्रक्रमों द्वारा वर्तमान समय में किसी स्थल रूप यानी लैंड फॉर्म्स का निर्माण हो रहा है उन्हीं प्रक्रमों द्वारा अतीत में भी उसका निर्माण हुआ होगा। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। भू आकृतियों का अपर्दन करने वाले जो भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के प्रक्रमों से वे प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया कि विश्वसनीय उदाहरणों द्वारा यह प्रमाणित किया कि वर्तमान समय की पहाड़ियाँ और पर्वत सदैव अस्थायी नहीं रहे हैं। वे उसी प्रकार के धीमे अपर्दन प्रक्रमों द्वारा
काटे छाटे और रूपित किए गए हैं जो इस समय सक्रिय हैं। नदियाँ स्थल जो है उसका अपरदन करके, नदियाँ स्थल का अपरदन करके मलबा अपवाहित करके समुद्र में निक्षेपित करती हैं और इसी प्रक्रम द्वारा अतीत में अवसादी शैलों जो है सेंडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ है। और उन्होंने इस तथ्य को समझा कि पुरातन अवसादी शैलों की जो मोटी सतहें हैं इस बात की प्रमाण है कि अपरदन और निक्षेपण के कार्य इतने लंबे दीर्घकाल से होते आ रहे हैं और उसकी जो कल्पना यानी जो आ रहे हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हटन ने नदियों द्वारा अपरदन तथा नदी घाटियों के विकास पर अधिक बल दिया है और उसको प्रकृति का नियमबद्धता और सुव्यवस्था में विश्वास था। वह तत्कालीन प्रलयवाद की जो विचारधारा है यानी जो कैटास्ट्रोफिज्म की विचारधारा है, कैटास्ट्रोफिज्म की जो विचारधारा है वो उसके विरोधी थे। यानी जो हटन थे वो जो कैटास्ट्रोफिज्म की विचारधारा है, जो प्रलयवाद की विचारधारा है, उसके विरोधी थे। तो हटन का विश्वास था कि पृथ्वी के भूतकालीन इतिहास की जो व्याख्या वर्तमान में देखी जा सकने वाली घटनाओं के द्वारा होनी चाहिए। इसके विचारों का प्रकाशन रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबरा के ट्रांसैक्शंस में 1788 ईस्वी में हुआ था। हटन की मृत्यु के बाद उसके विचारों को उसके मित्र यानी जो हटन के मित्र थे साथी प्रोफेसर जॉन प्लेफेयर ने आगे बढ़ाया और इसके बाद जो अगले भूवैज्ञानिक हैं वो है चार्ल्स लेल जो कि 1797 से 1875 के बीच में है। और हटन के बाद यूरोप में क्या किया इन्होंने, चार्ल्स लेल ने एक रूपतावाद के सिद्धांत का समर्थन किया और अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के विभिन्न संस्करणों में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। यूरोप में इस सिद्धांत को यथार्थवाद यानी जो रियलाइज्म के नाम से मान्यता मिली। अब आगे देख लेते हैं। अगले जो भूवैज्ञानिक है वो लुई अगासिज यूरोपीय भूवैज्ञानिक में लुई अगासिज ने उत्तरी यूरोप में भूतकालीन हिमयुग की खोज की और उसके प्रमाण एकत्रित किए और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो प्लेटोसीन है वो युग में यानी प्लेस्टोसीन युग में यह क्षेत्र हिम चादर से ढका था। अगासिज के अतिरिक्त यूरोप के विभिन्न जो क्षेत्रों में हिमानीकरण के चिन्ह अन्य विद्वानों ने भी पाए थे। इनमें इनमें क्या थे, जॉन प्लेफेयर थे और स्विट्जरलैंड के वेनेस थे और नॉर्वे के जो एस्मार्क थे और फिर जर्मनी के बर्नहार्डी थे तथा स्विट्जरलैंड के जीन दी कारपेंटियर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लुई अगासिज की रुचि हिमनद में थी यानी जो ग्लेशिएशन है उसमें थी। इसमें से कारपेंटियर ने ही प्रेरणा दी थी यानी इसमें से कारपेंटियर ने ही प्रेरणा दी थी। अगासिज ने 1837 में हेलवेटिक 1837 में हेलवेटिक सोसाइटी यानी हेलवेटिक सोसाइटी के समक्ष एक शोध पत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने एक महान हिमयुग यानी ए ग्रेट आइस एज की संकल्पना की घोषणा की और कारपेंटियर ने 1841 में महाद्वीपीय हिमानीकरण यानी की संकल्पना प्रस्तुत की। अगासिज की जो हिमयुग संकल्पना का जनक कहा जाता है यानी अगासिज को क्या है कि हिमयुग की संकल्पना का जनक कहा जा सकता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। इन्हीं उन्हीं के अथक परिश्रम के कारण महान हिमयुग की सत्यता को लोगों ने स्वीकार किया और 1870 तक इस संकल्पना को मान्यता मिल गई थी। 1894 में स्कॉटिश विद्वान जेम्स गीकी ने बतलाया कि प्लेस्टोसीन युग के हिमानीकरण को हिम कालों और अपेक्षाकृत अंतर हिम कालों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो स्कॉटिश विद्वान जेम्स गीकी ने बतलाया कि प्लेस्टोसीन युग को यानी प्लेस्टोजीन के जो प्लीस्टोस्ट्रीन के
प्लेस्टोसीन युग को जो हिमानीकरण है उसको जो कई हिमकालों और अपेक्षाकृत अंतर हिमकालों में विभाजित किया जा सकता है। और फिर जो 1905 के आते आते हिमनद की बहुलता की संकल्पना पूरी तरह मान्य हो चुकी थी और 1909 में पेंक तथा ब्रुकनेर ने आल्प्स में अपने अनुसंधानों द्वारा इस संकल्पना की पुष्टि की, जिसके अनुसार 4 हिमकाल और 3 अंतर हिमकालों की अवस्थाओं की पहचान की गई और चारों हिमकालों के नाम गुंज, मिंडेल, रीस तथा वुर्म थे। यानी है जो चारों हिमकाल हिमकाल हैं उनके नाम क्या है कि गुंज, मेंडेल और फिर रीस और तथा वुर्म है। और जो तथा इन चारों हिमकालों के मध्य 3 अंतर हिमकाल की अवस्थाएं हैं, जो G/M, यानी जो अंतरहिम अवस्था है ये GM। यहाँ पर देखिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए GM अंतरहिम अवस्था और फिर MR अंतरहिम अवस्था और फिर RW अंतरहिम अवस्था है। तो अब देखिए अगले जो भूवैज्ञानिक है जुक्स, उनके अनुसार उनके विचार को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दक्षिणी आयरलैंड की नदियों की घाटियों के विकास के संबंध में 1862 में जुक्स नामक विद्वान ने नवीन मत का प्रतिपादन किया। उसने बताया कि भौगोलिक जो भौगर्भिक संरचना के आधार पर नदियाँ क्या होती है कि 2 तरह की होती है। यानी जुक्स ने बताया कि भूगर्भिक संरचना के आधार पर नदियाँ 2 तरह की होती है और संरचना के आर पार या अनुप्रस्थ दिशा होती है, जबकि संरचना की दिशा में या उसके समानांतर बहने वाली नदियाँ अनुदैर्ध्य सरिता होती है। यानी जो अनुप्रस्थ दिशा में होती है वो क्या होती है, एक जो अनुप्रस्थ दिशा में बहती है और एक समानांतर बहने वाली नदियाँ अनुदैर्ध्य सरिता होती है यानी अनुदैर्ध्य नदियाँ होती है। और फिर उसने प्रतिपादित किया है कि अनुप्रस्थ नदियों का आविर्भाव अनुदैर्ध्य की अपेक्षा पहले होता है। और जो नदियां हैं वो अपर्दन के विषय में जर्मन विद्वान नदियों के अपर्दन के विषय में क्या है कि जर्मन विद्वान क्या वाल्टर पेंक ने अमेरिकन विद्वान विलियम मॉरिस डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र की कटु की आलोचना की तथा डेविस द्वारा कल्पित अपर्दन रहित त्वरित उत्थान को निराधार बतलाया। और फिर आगे देख लेते हैं। उसने दर्शाया कि यह कदापि संभव नहीं है कि उत्थान की पूर्व समाप्ति के बाद ही अपर्दन प्रारंभ होता है। और उसके अनुसार अपर्दन तथा उत्थान साथ साथ प्रारंभ होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है परंतु कुछ समय बाद त्वरित गति से होता है और आगे चलकर उत्थान मंद समाप्त हो जाता है, परंतु अपर्दन चक्र के अंत तक चलता रहता है। और 1894 में जर्मन वैज्ञानिक आर्थर पैंक की पुस्तक मार्फोलॉजी डेर ऑर्डोवरफ्लाचे यानी जो मार्फोलॉजी डेर एंडोवरफ्लाचे प्रकाशित हुई, जिसमें भू आकृतियों के उत्पत्ति मूलक विवरण थे और उन्होंने स्थलाकृतियों का आनुवांशिक वर्णन प्रस्तुत किया था। अतः यह कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के अंत यानी तक भू आकृति विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित हो गया था। यद्यपि जियोमॉर्फोलॉजी की शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि यहाँ पर फिजियोग्राफी शब्द अधिक प्रचलित था। यानी उस समय के फिजियोग्राफी शब्द अधिक प्रचलित था, इसलिए वहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता था। और उत्तरी अमेरिका में भू आकृति विज्ञान का विकास कैसे हुआ ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका में भू आकृति विज्ञान का सर्वाधिक विकास हुआ और 1857 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ। इसे अमेरिका भू आकृति विज्ञान के प्रभावी युग कहते हैं। यानी इसे जो अमेरिका के लोग हैं वो क्या कहते हैं, यानी अमेरिकन जो भू वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि प्रभावी युग यानी भू आकृति विज्ञान का प्रभावी युग कहते हैं। इसी अवधि में यहाँ पर मेजर पावेल, गिलबर्ट तथा डटन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन तीनों विद्वानों ने जो संकल्पनाएं प्रस्तुत की उनसे बाद में विलियम मॉरिस डेविस
के भू चक्र यानी भू आकृति चक्र की संकल्पना प्रस्तुत करने में सहायता मिली। अब यहाँ पर पावेल के क्या विचार थे ये देख लेते हैं, जो कि 1834 से 1902 के बीच में है। तो मेजर J.W. पावेल को अमेरिकन भू आकृति विज्ञान संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोरेडो कोलोरेडो पठार और जैंटा पर्वतों में भौमिकीय सर्वेक्षण किए थे। यह संरचना का एक भू आकृति विज्ञान जो आकृतियों के वर्गीकरण का आधार मानता था। उन्होंने सरिता यानी जो नदियां हैं या धाराओं को दो आधारों पर, यानी जो पहला है उद्गम का या उत्पत्ति के अनुसार तथा दूसरा है शैलीय स्तरों के साथ यानी घाटियों के संबंध के, और फिर जो दूसरा क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा है शैलीय स्तरों के साथ घाटियों के संबंधों के अनुसार बांटा था। और पावेल ने निम्नतम तल या आधार तल यानी बेस लेवल की संकल्पना को जन्म दिया। उसके अनुसार अपर्दन की अंतिम नीचाई प्राप्त होने के पश्चात स्थल भाग उच्चावच विहीन यानी जो रिलीफलेस समतल मैदान जैसा हो जाता है। और पावेल ने इस बात को पहचान लिया था कि यदि अपरदनकारी प्रक्रियाएं यहाँ पर अपरदनकारी प्रक्रियाएं बिना बाधा के कार्य करती रहे तो वह थल नीचा होते होते समुद्र तल से मात्र थोड़ा ही ऊपर रह जाएगा। इसे डेविस ने समप्राय मैदान या पेनिप्लेन की संज्ञा दी है। पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग पावेल ने नहीं किया था। और फिर यहाँ पर अगले जो आधुनिक भूवैज्ञानिक हैं उसके उनके बारे विचार जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए G.K. गिलबर्ट, यानी G.K. गिलबर्ट है वो 1843 से 1918 के बीच में है। तो यहाँ पर गिलबर्ट को उत्तरी अमेरिका का प्रथम वास्तविक भू आकृति यानी भू आकृति विज्ञानवेत्ता कहा जाता है। उसने यानी उन्होंने जो भूपृष्ठीय अपरदन है, भूपृष्ठीय अपरदन के प्रक्रमों का और विशेष रूप से नदियों द्वारा अपरदन के प्रक्रमों यानी अपरदन के क्रम के घाटियों को क्या किया, सूक्ष्म विश्लेषण किया। उन्होंने घाटियों के विकास में जो पार्श्विक अपरदन है यानी लेटरल इरोशन के महत्व पर बल दिया। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नदी जल के भार, उसके आयतन, वेग और क्या है कि ढाल या प्रवणता का मात्रात्मक अध्ययन करके संबंध यूटाह के हेनरी पर्वत क्षेत्र की आंतरिक आग्नेय शैलों के क्षेत्र में अपरदन द्वारा निर्मित भू आकृतियों की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि असंगत कटक के तीव्र ढाल पर बहने वाली नदी की अपेक्षा अधिक अपरदन करती है, यानी जो समतल पर बहती हैं उससे ज़्यादा जो ढाल पर नदियाँ बहती हैं तीव्र ढाल पर वो ज़्यादा अपरदन करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप जल विभाजक अधिक सक्रिय नदी की ओर कम सक्रिय नदी की ओर खिसक जाता है। तो उन्होंने इसे असमान ढाल का नियम कहा है। यानी इन्होंने क्या कहा है कि जो नदियां हैं वो तीव्र ढाल से क्या होती है कि जो सक्रिय नदी की ओर खिसक जाती है, इसे असमान ढाल का नियम कहा है, यानी लॉ ऑफ अनइक्वल स्लोप। और फिर यहाँ अगले जो भूवैज्ञानिक है उनके बारे में जान लेते हैं। सी ई डटन। तो इन्होंने जो 1841 से 1912 के बीच में है, तो इन्होंने यानी डटन द्वारा भू संतुलन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी के लिए जाना जाता है। डटन को किसके लिए जाना जाता है? थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1889 में आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो C.E. डटन ने किया। तो डटन असल रूपों के अंतः प्रवेशी विश्लेषण के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। तो विलियम, अब यहाँ पर अगले जो भूवैज्ञानिक है उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विलियम मॉरिस डेविस, तो WM डेविस, तो ये 1850 से 1934 के बीच में है। तो अमेरिकन भू आकृति विज्ञान के विकास में विलियम मॉरिस डेविस की अत्यंत गहरी छाप है। यदि हटन और जो यानी डटन और जो हटन और प्लेफेयर को भू आकृति विज्ञान का संस्थापक माना जाए तो निस्संदेह डेविस
अमेरिकन भू आकृति विज्ञान के जनक रहे हैं। भू आकृतिक विचारों तथा संकल्पनाओं के संबंध में जितना डेविस ने लिखा है उतना आज के किसी विद्वानों ने नहीं लिखा है। डेविस ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के भू आकृति विज्ञान को एक नई दिशा मिली। इसी कारण से अमेरिकन संप्रदाय को डेविसियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो अमेरिकन संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? डेविसियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। स्थल रूपों के विकास संबंध डेविस ने चक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि किसी भी स्थल रूप का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर होता है। डेविस ने भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में अपर्दन चक्र यानी साइकिल ऑफ इरोशन तथा भू आकृतिक चक्र जो होता है जियोमॉर्फिक साइकिल जैसी संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया और बताया कि भौगोलिक चक्र वह अवधि होती है। भौगोलिक चक्र क्या है कि वह अवधि होती है जिसके दौरान कोई उत्थित स्थलखंड और अपरदन के प्रक्रमों से प्रभावित होकर अंत में आकृति विहीन निम्न यानी फीचरलेस निम्न मैदान में बदल जाता है। यानी भौगोलिक चक्र वह अवधि होती है जिसके दौरान उत्थित स्थलखंड जो उठे हुए स्थलखंड होते हैं वो अपरदन के प्रक्रम से यानी इतना अपरदन होता है कि उसके प्रक्रम से क्या है कि आकृति विहीन होकर निम्न यानी जो सिंपल मैदान में बदल जाते हैं। अब अपरदन के चक्र के अंत में निर्मित स्थलाकृतियों के लिए उन्होंने जो पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपरदन के समय त्वरित उत्थान तथा उत्थान की समाप्ति के बाद ही अपरदन को प्रारंभ होने की स्थिति स्वीकार की थी और युवावस्था प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से गुजरता हुआ स्थलखंड अपरदन के आधार तल यानी बेस लेवल को प्राप्त हो जाता है। जर्मन विद्वान वाल्टर पैंक ने डेविस के अपरदन चक्र का सिद्धांत का विरोध करते हुए बताया कि अपरदन तथा उत्थान साथ साथ चलते हैं और उन्होंने डेविस द्वारा बताई गई अपरदन चक्र की 3 अवस्थाओं का भी विरोध किया। नदी अपरदन चक्र के आधार पर क्या है कि डेविस ने शुष्क अपरदन चक्र यानी जो एरिड साइकिल ऑफ इरोजन और सागरीय अपरदन चक्र हिमानी अपरदन चक्र आदि संकल्पनाओं का उल्लेख किया। तो डेविस का मत था कि स्थल रूप जो है संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है। वे भूदृश्य के क्रमबद्ध विकास यानी में विश्वास रखते थे और इस विकास में संरचना तथा प्रक्रम को महत्व देते थे। डेविस के बाद अमेरिकन संप्रदाय में नवीन भूआकृतिक विज्ञानों का समावेश हुआ और भूआकृति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया गया। अमेरिकन संप्रदाय के अन्य विद्वानों ने जॉनसन यानी DM जॉनसन, मैलाट, यहाँ पर मैलाट और फिर आगे देख लेते हैं अन्य जो विद्वानों ने जॉनसन DW जॉनसन और फिर मैलाट यानी CA मैलोट और फिर मेयरहॉफ, ऑर्मस्टेड, थॉम्सन और यहाँ पर देख सकते हैं कॉटन, शार्प, लोबेक तथा थानबरी आदि प्रमुख हैं। तो अमेरिकन संप्रदाय के अन्य विद्वानों में इन लोग प्रमुख हैं। और यहाँ पर आधुनिक भूआकृति विज्ञान के बारे में अब जान लेते हैं। तो अभी तो हमने जाना प्राचीन भूआकृति विज्ञान के बारे में, इससे पहले अब जान लेते हैं कि यहाँ पर आधुनिक जो मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी है वो अब कैसा है। तो यहाँ पर देखिए 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में विशेषकर 1960 के पश्चात भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है उससे विषय के स्वरूप को समझने में मदद मिली है तथा भू आकृति विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को और अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। इस विज्ञान में गणित के नियमों तथा समीकरणों का समावेश किया जा रहा है। इससे भू आकृति विज्ञान में मात्राकरण जो है क्वालिफिकेशन बढ़ा है और वर्तमान भू आकृति विज्ञान की विशेषता उसके प्रादेशिक रूप यानी रीजनल कॉन्सेप्ट और आगे देख लेते हैं रीजनल कॉन्सेप्ट का समावेश कर लेने से समस्त भूमंडल का अध्ययन लघु मापक पर किया जाने लगा है। स्थल तथा जल के वितरण, महाद्वीप विस्थापन और फिर विश्वव्यापी अपरदन सतह आदि विषयों पर वर्तमान समय में अधिक बल दिया जा रहा है।
और फिर जो प्रादेशिक उपागम के द्वारा प्रत्येक महाद्वीप की स्थलाकृतियों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। महाद्वीपों का आकृतियों यानी जो आकृतिक प्रकारों हैं और पर्वतीय मेखलाएं हैं, प्राचीन कठोर भूखंडों और फिर बेसिन, भ्रंश घाटियों, हॉर्स्ट आदि के प्रकारों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। और प्रादेशिक उपागम को अपनाने के साथ भू आकृति विज्ञान में प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले प्रयोगों से भी मदद मिली यानी मदद ली जा रही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन में भू आकृति विज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य से प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इन प्रयोगशालाओं में समुद्री तरंगे और जो धाराओं तथा नदी के जलीय नियमों यानी हाइड्रोलिक लॉ का प्रयोग किया यानी हाइड्रोलिक जो लॉ है उनका प्रयोग तथा परीक्षण किया जाता है। और यहाँ पर भू आकृति विज्ञान में रुचि लेने वाले आधुनिक विचारों को निम्न 3 वर्गों में रखा जा सकता है। जो पहला वर्ग इसमें आएगा वो आएगा गतिशील विचारक। तो इस वर्ग के यानी गतिशील विचारक वर्ग के अंतर्गत जो विचारक हैं उस जर्मन विद्वान वाल्टर पैंक के विचारों से प्रेरणा लेकर कर रहे हैं। उनके स्थलीय भागों की स्थिरता को मान्यता न देकर उसे अस्थिर यानी अनस्टेबल मानते हैं। और उनके अनुसार विस्तृत अपरदनात्मक जो सतहें हैं, वाइड इरोशन जो सरफेस है उसका निर्माण असंभव है। और आधुनिक समय में पेंग के विचारों में कुछ संशोधन किया गया है। इसके अनुसार सामान्य प्रकार के स्थल जो रूपों हैं उनका विकास उस समय होता है जबकि स्थल का उत्थान और अपरदन समान गति से संपादित होते हैं। ऐसी जो स्थलाकृति में उच्चावच सामान्य यानी नॉर्मल रिलीफ होते हैं। इस प्रकार के विचारों का विकास जर्मनी, फ्रांस और रूस में हो रहा है। अब जो दूसरा यहाँ पर जो दूसरा देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए दूसरा है कि जलवायु के अंतर पर आधारित जो विचारधाराएं हैं वो क्या है। तो यहाँ पर जलवायु के अंतर पर आधारित विचारधाराएं हैं। तो द्वितीय वर्ग की जिन भूआकृतिक विचारों का आधुनिक समय में विकास हुआ उसमें स्थल रूपों के विकास तथा उनके विभिन्न जो प्रकारों और अंतर के कारण को जलवायु में भिन्नता को बतलाया गया है। विभिन्न प्रकार के जलवायु विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का सृजन करते हैं। और जेसी पेल्टियर के जेसी पेल्टियर हैं उन्होंने इस प्रणाली का प्रयोग जमकर किया है। एलसी किंग ने भी डेविस के द्वारा बतलाए गए स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले उपादानों यानी जो संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था में प्रक्रम को प्रथम स्थान देते हुए उसने संशोधित जो भू महत्वपूर्ण बताया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था एक संरचना, प्रक्रम तथा जो अवस्थाएं हैं वो यानी भूगर्भिक विकास की अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने बताया था। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं। यानी आप देखिए किंग ने अपरदन चक्र के अंत में डेविस द्वारा बताई गई संप्रदाय मैदान का पेनीफ्लेन की संकल्पना को आविष्कार कर दिया है। इस विचारधारा यानी यह विचारधारा निश्चय ही अतिवाद की से ग्रस्त रही है। अब फिर अगला जो विचार है वो देख लेते हैं। सुस्थैतिक विचारधारा यानी ऑस्ट्रेटिक कॉन्सेप्ट। यह विचारधारा 1888 ईस्वी में स्वेस द्वारा प्रतिपादित की गई थी और इसमें यह बतलाया गया था कि पर्वतीय मेखलाओं को छोड़कर अधिकांश महाद्वीपीय जो भाग हैं स्थिर रहे हैं और केवल सागर में सुस्थैतिक परिवर्तन हुआ करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर विस्तृत क्षेत्रों में ऊंचाई के आधार पर अपर धनात्मक सतहों में सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। इस विचार के समर्थक कम रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और जो पिछला वीडियो उसमें आप देख सकते हैं भूआकृति विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसकी जो भूआकृति विज्ञान की जो नेचर एंड स्कोप है वो सबके बारे में बतलाया हुआ है। तो उसका वीडियो आपको ये हमारे जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।